हेलो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने प्रेरणिक प्रभाव खत्म कर लिया। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग भी देख लिए थे। कैसे प्रेरणिक प्रभाव से काप धनायन ऋणायन मुक्त मूलक के स्थायी देखते हैं, वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग कैसे हुआ था, देख लिया था आपने। मध्यवर्ती में काप धनायन ऋणायन और मुक्त मूलक में काप धनायन और मुक्त मूलक में तो प्लस आई स्थायी बढ़ाता था और काप ऋणायन में माइनस आई स्थायी को बढ़ाता था। और मैंने आपको काप धनायन के सवाल करवाए थे और मैंने आपसे बोला था कार्बन मुक्त मूलक और ऋणायन के सवाल सेम टू सेम आप खुद कर लेना। धनायन हटा के मुक्त मूलक लगाओ और धनायन हटा के ऋणायन लगा लो। धनायन और मुक्त मूलक वालों के आंसर समान आ रहे होंगे और धनायन और ऋणायन वाले के एकदम विपरीत आ रहे होंगे। बात समझ में आती है। फिर अपन ने एक डीएनपी नियम की बात भी करी थी, डिस्टेंस नंबर पावर की, दूरी संख्या और ताकत की बात करी थी। तो दूरी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी थी, फिर संख्या को, फिर ताकत को। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वापस से जीओसी के अंदर। ठीक है, जिसका नाम है अनुनाद, जिसको इंग्लिश में बेटा रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें तीन बातें जानने की जरूरत होती है, क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, रेजोनेंस क्या है, मतलब अनुनाद क्या है, अनुनाद क्यों हो रहा है, अनुनाद किस लिए। बात समझ में आ रही है? ये तीन चीजें अगर अपने को समझ में आ गई तो टॉपिक अपने को समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं अनुनाद की बात करूं तो पहले अपन समझते हैं इसको कि अनुनाद क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे अनुनाद क्यों है, फिर अपन देखेंगे अनुनाद किस लिए है। ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन की बात करूं, जब इस बेंजीन को मैं प्रयोगशाला में लेके गया, अभी अगर मैं बात करूं तो ये जो है सिग्मा बंध दिख रहा है आपको, ये सिग्मा बंध है, तो इसकी बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी आनी चाहिए बेटा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये पाई बंध है, इसकी बंध लंबाई कितनी आनी चाहिए बेटा, 1.33 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये दोनों बंध एक दूसरे से विपरीत होने चाहिए, विपरीत बोले तो अलग अलग होने चाहिए। बंध है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि सिग्मा बंध बड़ा होता है साइज में, और पाई बंध है तो 1.33 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब मैं इसको प्रयोगशाला में लेके गया तो मैं अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मैंने क्या देखा बेटा, मैंने देखा कि सारी की सारी बंध लंबाई जो थी वो कैसी आ रही थी, समान आ रही थी। और कितनी आ रही थी बंध लंबाई बेटा, बंध लंबाई आ रही थी 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ना तो वो प्योर सिग्मा बंध था, ना वो प्योर पाई बंध था, ना तो वो शुद्ध रूप से सिग्मा बंध था, ना वो शुद्ध रूप से द्विबंध था। वो उनके बीच का कुछ था, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से पाई बंध होता तो 1.33 आती, सिग्मा बंध होता तो 1.4 आती, लेकिन ये कुछ बीच की आ रही है। बात समझ में आ रही है? और अगर प्रयोगशाला में हमने इसका उपयोग किया है, मतलब प्रयोगशाला में हमने इसके ऊपर चर्चा की है, तो भैया जो प्रयोगशाला में हो रहा है वही वास्तविक है, ये कैसा है, काल्पनिक है। क्या इस संरचना से मैं इस संरचना को सिद्ध कर सकता हूं जो हम कॉपी पे बनाते हैं, इस संरचना से मैं उस संरचना को प्रूव कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो मुझे एक और संरचना की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने एक और संरचना बना के देखी बेटा, और मैंने वो संरचना क्या बनाई, पाई पाई पाई। ठीक है, ये मैंने दो संरचना बना ली। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहां पे सिक्स्थ, इसी प्रकार से मैं यहां पे भी 1 2 3 4 लिख रहा हूं, 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर मैं बात करूं 6 के बंध की, तो यहां पे सिग्मा बंध आ रहा है, और मैं यहां बात करूं 1 और 6 के बीच की, तो यहां पे ये पाई बंध आ रहा है। इन दोनों के योगदान से अगर मैं देखूं तो कभी सिग्मा कभी पाई, तो ये क्या आ गया बेटा, बीच का आ गया। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये पाई और ये सिग्मा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, बीच का आ गया। बात समझ में आ रही है? फिर ये सिग्मा, ये पाई, तो यहाँ पे क्या आ गया, बीच का आ गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस प्रकार से ये दो संरचनाएं इस संरचना को साबित करने के लिए, इस संरचना को सिद्ध करने के लिए हमारे लिए काम में आ रही है। ये दोनों संरचनाएं कैसी बेटा, अगर मैं इंडिविजुअली दोनों की बात करूं तो ये दोनों संरचनाएं कैसी है, काल्पनिक, क्योंकि इनसे तो हमारा काम चल नहीं रहा। प्रयोगशाला में इस संरचना से मैं कुछ सिद्ध नहीं कर पा रहा, इस अकेली संरचना से मैं कुछ सिद्ध नहीं कर पा रहा। प्रयोगशाला में तो ये संरचना आ रही है जो वास्तविक संरचना है, जिसमें पूर्ण रूप से ना तो ये सिग्मा बंध है ना ये पाई बंध है। तो इन दोनों की मदद से मैंने इस यौगिक को सिद्ध किया, इसलिए इन दोनों संरचनाओं को बेटा क्या बोला गया, अनुनाद संरचना। और अनुनाद संरचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, RH।
RS। बात समझ में आ रही है? और इसको क्या बोला जाता है बेटा, क्योंकि इन दोनों के योगदान से बनी है वो संरचना, इसलिए इसको योगदान संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगदान संरचना। और क्या बोलते हैं बेटा इसको? और इसको कैनोनिकल संरचना भी कहते हैं। कैनोनिकल संरचना, क्योंकि ये संरचनाएं काल्पनिक है इसलिए इनको काल्पनिक संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? काल्पनिक संरचना। ये सभी इस अनुनाद संरचना के ही नाम है। अनुनाद संरचना बोल लो, योगदान संरचना बोल लो, कैनोनिकल संरचना बोल लो या काल्पनिक संरचना बोल लो। मतलब ये काल्पनिक है तो ये कैसी संरचना है? ये हमारी कैसी बेटा? वास्तविक संरचना है। कैसी है? वास्तविक। भाई प्रयोगशाला में तो इसी पे चर्चा चल रही है, तो ये कैसी है बेटा? ये वास्तविक संरचना है जो रियल में एग्जिस्ट कर रही है। और इस वास्तविक संरचना को क्या बोलते हैं बेटा? अनुनाद संकर। अनुनाद संकर को बेटा बोलते हैं इंग्लिश में रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा R.H। ठीक है, सारी चीजें मैंने लिख दी। अनुनाद संकर से बन रहा है इन दो काल्पनिक संरचनाओं की या इन योगदान संरचनाओं की मदद से हमने अनुनाद संकर को बनाया। हमने वास्तविक संरचना को बनाया, उसको हमने अनुनाद संकर बोला है। तो अब अनुनाद क्या है और अनुनाद संरचना क्या है? अनुनाद संरचना या अनुनाद क्या है बेटा? सुनना ध्यान से। जब किसी यौगिक के गुणधर्म को साबित करने के लिए, जब किसी यौगिक के गुणधर्म को साबित करने के लिए दो या दो से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता हो तो उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? अनुनाद संरचना कहते हैं। और इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं बेटा? अनुनाद बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये भी मैं परिभाषा आपको लिखा भी दूंगा सर, लेकिन हम आपकी बात कैसे मान ले? हो ये सिर्फ इस केस में हो रहा हो, ये बेंजीन के केस में हो रहा हो और किसी केस में हो ही नहीं रहा हो, आप बेवकूफ बना रहे हो, आप रट के आए हो। भैया और ले लेते हैं और हम देख लेते हैं। यहां तक आप नोट डाउन करो पहले। हाँ भाई, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है, अनेकों एग्जाम्पल है। जितने चाहो उतने एग्जाम्पल ले सकते, जितने चाहो उतने उदाहरण ले सकते हैं अपन अनुनाद को प्रूव करने के लिए। आपको ये इस पे विश्वास नहीं हो रहा तो लो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। पहले तो आप बताओ कि आपको अगर मान लो मैं प्रूफ कर दूं तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना कि अनुनाद क्या है। दो या दो से अधिक संरचना जिससे हम किसी वास्तविक संरचना को सिद्ध कर सकते हैं उनको अनुनाद संरचना कहते हैं और इस सिद्धांत को अनुनाद कहते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा था इसलिए मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये ओजोन लिखा हुआ है बेटा, इस ओजोन पे यहाँ पे ऋणायन है, यहाँ पे धनायन है। जब मैं इसको प्रयोगशाला में लेके गया तो प्रयोगशाला में मैंने क्या देखा बेटा? प्रयोगशाला में मैंने देखा कि यहाँ पे जो ओजोन है दोनों जगह पे आंशिक द्विभाजित आ रहे थे। मतलब यहाँ पर भी ना तो ये शुद्ध रूप से सिग्मा बनता, ना शुद्ध रूप से पाई बनता, शुद्ध रूप से सिग्मा बनता, ना शुद्ध रूप से पाई बनता। और तो और दोनों ऑक्सीजन पे भी ऋणायन आवेश जैसा कुछ दिख रहा था। ठीक है, अब इन दोनों ऑक्सीजन पे ऋणायन आवेश को प्रूफ करना है तो अकेली इन संरचना से तो हो नहीं पाएगा। तो यानी कि मुझे एक और संरचना की आवश्यकता पड़ेगी। देखते हैं एक और संरचना कौन सी बना सकता हूँ। तो मैंने जो एक और संरचना बनाई वो क्या बनाई बेटा? यहाँ पे ऋणायन, यहाँ पे धनायन। अब आप इन दोनों संरचना से देखो उसको, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई आवेश नहीं था, यहाँ पे ऋणायन था, तो कोई आवेश नहीं था और यहाँ पे ऋणायन है तो इन दोनों से मिलकर आंशिक ऋणायन बन गया। यहाँ पे ऋणायन है, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है तो इन दोनों से मिलकर आंशिक ऋणायन बन गया। यहाँ पे पाई बनता, यहाँ पे सिग्मा बनता तो यहाँ पे बीच का बंध बन गया। यहाँ पे सिग्मा बनता, यहाँ पे पाई बनता तो यहाँ पे बीच का बंध बन गया। लो भैया दूसरा एग्जाम्पल लो, एक और ले लो। सर क्या दो ही संरचना से प्रूव हो सकता है क्या? अरे भैया ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा है ये CO3 2-। ठीक है, जब मैं इसको प्रयोगशाला में लेके गया तो इधर ध्यान दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या देखा? प्रयोगशाला में यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आंशिक ऋणायन, आंशिक ऋणायन, आंशिक ऋणायन, तीनों जगह पे जो सिग्मा बनते हो ना तो शुद्ध थे ना पाइबंद शुद्ध थे, ये बीच का कुछ था और तीनों ऑक्सीजन पे ऋणायन है। क्या मैं इस अकेले यौगिक से इस यौगिक को सिद्ध कर सकता हूं? नहीं। देखते हैं एक और संरचना बना के देखते हैं, क्या पता उससे सिद्ध हो जाए।
यहाँ पे मैंने रिनायन बनाया, यहाँ पे द्विबंध ऑक्सीजन बनाया। देखो यहाँ रिनायन, यहाँ रिनायन, यहाँ रिनायन, यहाँ रिनायन, यानी कि सारे ऑक्सीजन पे रिनायन तो सिद्ध हो गए इन दो संरचना से। रिनायन रिनायन रिनायन, सारे रिनायन तो सिद्ध हो गए। लेकिन यहाँ द्विबंध आ रहा है, यहाँ द्विबंध आ रहा है, लेकिन इस संरचना में भी सिग्मा बंध, इस संरचना में भी सिग्मा बंध। तो ये क्या आंशिक वाला जो सिग्मा और पाई वाला के बीच का कुछ आ रहा है, ये सिद्ध हो पा रहा नहीं। तो मुझे एक और संरचना की जरूरत पड़ेगी, और वो एक और संरचना क्या है बेटा? वो एक और संरचना ये रही, ध्यान से देखना। अब देखो आप, कभी सिग्मा, कभी पाए, कभी सिग्मा, तो बीच का, कभी पाए, कभी सिग्मा, कभी सिग्मा, तो बीच का, कभी सिग्मा, कभी पाए, कभी सिग्मा, तो बीच का, और तीनों ऑक्सीजन पे रिनायन के चरित्र आ रहे हैं, इसलिए आंशिक रिनायन चरित्र। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर अगर एक ऋणायन और एक धनायन आ रहा है, तो ये ऋणायन और धनायन मिलके क्या हो गया बेटा? उदासीन। ये ऋणायन और धनायन मिलके क्या हो गया? चार्ज। ओवरऑल आवेश देखूं तो उदासीन। तो वही ओवरऑल आवेश अगर मैं इस वास्तविक संरचना का, तो इसमें भी आवेश कैसा होगा? संरक्षित होगा, क्योंकि अनुनाद एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, आणविक प्रतिक्रिया है, जिसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो ये और एग्जांपल है अनुनाद संरचना के, जिसमें दो या दो से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता पड़ रही है। इन संरचनाओं को क्या बोला बेटा अपन ने? इनको बोला अपन ने आरएस। आरएस मतलब अनुनाद संरचना। और ये जो वास्तविक संरचना आ रही है, ये क्या है बेटा? अपना अनुनाद संकर। जय भोले। ठीक है, ये क्या है? हमारी तीनों की तीनों अनुनाद संरचना, और ये क्या है? हमारा अनुनाद संकर, जो कि वास्तविक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये कुछ अनुनाद की कहानी थी, जो हमने देखा कि अनुनाद होता क्या है। ठीक है, और अनुनाद की परिभाषा और काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? सबसे पहले तो मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई दी। अब देखो ये, क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये चीजें काल्पनिक है। अनुनाद एक काल्पनिक सिद्धांत है भाई। जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, अपन सोच रहे हैं, अपन दिमाग लगा रहे हैं, वो सब चीजें क्या होती है बेटा? काल्पनिक होती है। तो अनुनाद एक काल्पनिक सिद्धांत है। अनुनाद कैसा है? एक काल्पनिक सिद्धांत है। ये काल्पनिक संरचना है। वास्तविक संरचना तो क्या है बेटा? अनुनाद संकर। इस वास्तविक संरचना को सिद्ध करने के लिए हमें दो या दो से अधिक की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, इसके अलावा क्या है बेटा? अनुनाद जो है एक अंतर आणविक प्रतिक्रिया, अनुनाद एक अंतर आणविक सिद्धांत है, जिसमें ना कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ना अंदर से कोई बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सारे के सारे जो है अंदर के अंदर ही घूम रहे हैं। अब अनुनाद में हो क्या रहा होगा ऐसा? ठीक है, अनुनाद बेटा क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को अनुनाद कहते हैं। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को क्या बोलते हैं बेटा? अनुनाद बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से भाई प्रेरणिक प्रभाव क्या था? प्रेरणिक प्रभाव में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन आंशिक विस्थापन कर रहे थे। यहां पे क्या कर रहे हैं? पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण रूप से विस्थानीकरण कर रहे हैं, मतलब उठ के दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक बदल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे पॉइंट्स अपन एक एक करके लिखेंगे अनुनाद के बारे में। ये अनुनाद की परिस्थितियां भी है, पहले यहां तक आप लिखो पॉज करके। मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। सबसे पहले हम अनुनाद की परिभाषा लिखते हैं बेटा। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक संरचना की आवश्यकता किसी यौगिक के गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए उपयोग हो, तो उन संरचनाओं को अनुनाद संरचना कहते हैं।
और इस सिद्धांत को अनुनाद कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? उदाहरण मैंने आपको पहले दे दिए, फिर परिभाषा लिखाई है, पहले समझाया फिर परिभाषा। दो या दो से अधिक संरचना जो किसी यौगिक के गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल हो रही हो, उनको क्या बोलते हैं बेटा? अनुनाद संरचना। और इस पूरे सिद्धांत को क्या बोलते हैं? अनुनाद कहते हैं। पहली बात, ठीक है, पोज करके नोट करते रहे आप, ठीक है। इधर देखें अगले पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है बेटा, वो दूसरा पॉइंट है कि अनुनाद एक काल्पनिक सिद्धांत है। क्या बेटा? काल्पनिक सिद्धांत, एक्सटेंस ही नहीं है, अपनी सोच एक वास्तविक यौगिक को साबित करने के लिए हम इस सिद्धांत को इजाद किया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अनुनाद संरचना कोई सा भी पॉइंट क्या आ सकता है भैया? स्टेटमेंट बन के, ठीक है। ये क्यों लिखा रहा हूं? बेवकूफ नहीं हूं मैं, ठीक है। यहां से कोई सा भी पॉइंट उठ के आ सकता है, एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है, असर्शन रीजन में आ सकता है, आपके बात समझ में है, कथन कारक में, ठीक है, या फिर आपके ट्रू फॉल्स वाले सवालों में, या फिर स्टेटमेंट बन के पूछ सकता है कि इनमें से कौन से सही है, कौन से, ठीक है। अनुनाद संरचना काल्पनिक संरचना है, जबकि संरचनाओं के योगदान से बनने वाली संरचना वास्तविक संरचना है, जिसे अनुनाद संकर कहते हैं। जिसे अनुनाद संकर कहते हैं, ठीक है। योगदान, योगदान से बनने वाली, इन काल्पनिक संरचनाओं के योगदान से बनने वाली वास्तविक संरचनाओं को कर। 3 पॉइंट हो गए, नोट डाउन करो फटाफट। ये परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। बढ़िया से नोट्स बना से। चौथा पॉइंट, पाई इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण विस्थानीकरण को अनुनाद कहते हैं। ध्यान से देखो बेटा, कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण या पूर्ण विस्थानीकरण को अनुनाद कहते हैं। विस्थानीकरण वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीलोकलाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को अनुनाद कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट देखो, यहां काल्पनिक, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, यहां तक नोट डाउन करो पहले आप। हाँ भाई, यहां तक लिख लिया होगा। आवाज आ रही है अब आप लोगों को? अब बढ़िया आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण विस्थानीकरण को अनुनाद कहते हैं बेटा, ठीक है। और मैं बोल रहा था कि ये सिद्धांत कैसा है? काल्पनिक सिद्धांत है, इसलिए हम केवल अनुनाद संरचनाओं को, केवल एक मजाक वाली बात है, अनुनाद संरचनाओं को केवल कागज पर बनाया जा सकता है या बोर्ड पर, मतलब इसका रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जितनी अधिक स्थायी अनुनाद संरचना होगी,
उसका उतना अधिक योगदान RH में होगा। RH मतलब अनुनाद संकर में होगा। छठा पॉइंट, काफी सारे पॉइंट हैं, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितनी अधिक स्थायी संरचना होगी उतना ही ज्यादा अनुनाद संकर में उसका योगदान होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा अधिक स्थायी होगी उसके चरित्र ज्यादा दिखेंगे। बात समझ में? भाई मम्मी और पापा से मिलकर हम बने हैं, तो मम्मी और पापा में जिसके जैसे दिख रहे हैं यानी कि उनके चरित्र हम में ज्यादा है। वैसे ही है, मम्मी पापा है अनुनाद संरचना है इनके लिए। अगला पॉइंट देखो, ये सेकंड थर्ड आपने लिख लिया होगा। सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वापिस से अनुनाद संरचना जो है, जो अनुनाद है, इसके अंदर केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, परमाणुओं का विस्थानीकरण नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, अनुनाद में परमाणु विस्थानीकरण दिख रहा है इधर, अनुनाद में परमाणु विस्थानीकरण नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉन करते हैं। वो भी कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण होता है। तो देखो एक बात से मान लो मैंने यहाँ पे लिखा CH3CO CH, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसकी अनुनाद संरचना बनाने की कोशिश करी आप लोग क्या देख रहे हो कि ये पाइबंद के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ गए, देखो के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। आप मुझे बताओ क्या ये हाइड्रोजन भी मूव करके हाइड्रोजन विस्थानीकरण के ऑक्सीजन के पास गया है क्या? बिल्कुल। और क्या अनुनाद में परमाणु विस्थानीकरण कर सकते हैं? नहीं। ये अनुनाद की कंडीशन है, अनुनाद की परिस्थिति के अनुनाद में परमाणु जो है वो विस्थानीकरण नहीं करते बेटा, केवल कौन विस्थानीकरण करते हैं? इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण करते हैं। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण कर ही रहते हैं, साथ ही साथ परमाणु भी कर रहा था, इसलिए ये एक दूसरे की अनुनाद संरचना नहीं है। अगला पॉइंट देखो, अनुनाद में जो है ना, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अनुनाद के अंदर युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अनुनाद युग्मित एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। प्रत्येक अनुनाद संरचना में, RS में, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे एक ये यौगिक 2 मुक्त मूलक और एक यौगिक मैंने ये लिखा बेटा CH2 मुक्त मूलक, फिर इसके ऊपर भी मैंने बना दिया मुक्त मूलक और मैंने यहां पर भी बना दिया बेटा मुक्त मूलक। देखो आप ध्यान से, 3 जगह मुक्त मूलक है, यहाँ पे एक जगह मुक्त मूलक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे अयुग्मित, क्योंकि युग्मित काउंट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा बेटा 1। कौन है? ये मुक्त मूलक। जबकि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। और युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनुनाद की परिस्थिति में क्या आ रही कि समान होनी चाहिए प्रत्येक अनुनाद संरचना में, इसलिए यहाँ पे अलग अलग है। तो बताओ ये एक दूसरे की अनुनाद संरचना होगी कि नहीं होगी? ये नहीं होगी। एक और परिस्थिति क्लियर कर, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा देखो, ये लिख लिए होंगे आपने, सर ये क्यों लिखा रहे हो? अरे सब जरूरी है, अभी की मेहनत है, नोट बन जाए, वापिस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9वां पॉइंट, और लिखने से बेटा समझ में आता है, ठीक है, आप हाथ से लिख रहे हो, दिमाग में स्टोर हो रहा है, ब्रेन में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अनुनाद में युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब अनुनाद मैंने क्या बताया था अभी आपको, अनुनाद जो है बेटा, अनुनाद अंतर आणविक प्रतिक्रिया है,
इसलिए इसमें आवेश संरक्षित होते हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा ना बाहर जाएगा। कुल इलेक्ट्रॉन हर अनुनाद संरचना में समान होने चाहिए। कुल इलेक्ट्रॉन हर अनुनाद संरचना में समान होने चाहिए। कहना क्या चाह रहा हूं बेटा, एक उदाहरण से समझो आप। ये कैसे इंट्रामोलिक्यूलर सिद्धांत है, अंतर आणविक प्रतिक्रिया है। ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ना कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। जो पहले से इलेक्ट्रॉन कुल की संख्या थी, कुल वही इलेक्ट्रॉन की संख्या बाद में भी रहने वाली है। हर अनुनाद संरचना में वही की वही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहने वाली है। चाहे कितना ही पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूदा फादी कर ले, संख्या नहीं बदलेगी, आवेश नहीं बदलेगा। हर एक अनुनाद संरचना में आवेश कैसा होगा? संरक्षित। अगर पहली अनुनाद संरचना में एक ऋणायन आया था तो दूसरी में भी एक ऋणायन आएगा, तीसरी में भी एक ऋणायन आएगा। कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 ऋणायन, ठीक है। और एक संरचना मैंने बनाई बेटा। मैंने क्या नहीं, बच्चे ने बना के बोला सर देखो ये सही है क्या, जबकि मैंने उसको एक पॉइंट समझाया था कि भैया कुल आवेश समान होगा, कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। अब यहाँ पर आप देखो कुल आवेश कितना आ रहा है? एक ऋणायन। यहाँ पे कुल आवेश कितना आ रहा है? 3 ऋणायन। तो आप सीधे देख के बता सकते हो कि एक दूसरे की अनुनाद संरचना नहीं है। फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पे मुझे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख के बताओ कि कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं। देखते हैं कितने बचते हैं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। पोज कर, चलो अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये CH2 लिखा हुआ है, इसके बाद 2 हाइड्रोजन को ऐसे चौड़े में लिख लो। हर सिग्मा बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 2 16 2 18, कुल 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने बच्चों ने ऋणायन को एक इलेक्ट्रॉन काउंट किया? कितने बच्चों ने ऋणायन को एक इलेक्ट्रॉन काउंट किया? भाई ऋणायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर और ऋणायन में एक ही अंतर है बेटा। लोन पेयर और ऋणायन में क्या अंतर है? लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु के होते हैं। ऋणायन में एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का होता है और एक किसी और का पाप होता है। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने आपको कल ही ऋणायन बताया था बना के, तो किसी और से आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? जबकि लोन पेयर कैसे होते हैं बेटा? लोन पेयर खुद के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछूं तो यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है बता सकते हैं? 4 2 6 8 10 12 14 2 16 2 18 2 20, कुल 20 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संरक्षित है? नहीं। क्या यहाँ पे आवेश संरक्षित है? नहीं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे की अनुनाद संरचना हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आ रही? तो ये अनुनाद संरचना नहीं है। ये सब अनुनाद की परिस्थितियां हैं, ये लोकल परिस्थितियां, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। अभी मेन परिस्थिति तो आएगी जो हमारे को अनुनाद संरचना बनाने में मदद करेगी। अभी तो अपन ये देख रहे हैं अनुनाद क्या होता है, फिर अपन देखेंगे कि अनुनाद संरचना कैसे बनाए, फिर बाद में अपन देखेंगे कि अपन ने अनुनाद पढ़ा क्यों। समझ में आ रही बात? तो अभी अनुनाद की कुछ कुछ परिस्थितियां अपन देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा अनुनाद एक काल्पनिक सिद्धांत है, ठीक है। अनुनाद संरचना एक काल्पनिक है, वास्तविक संरचना अनुनाद संकर है, ठीक है। और अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, परमाणु विस्थानीकरण करते नहीं है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण करते हैं, ठीक है। और जो है आवेश संरक्षित रहते हैं, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए? संरक्षित होनी चाहिए। एक और पॉइंट, क्या बताओ, अगर अनुनाद एक काल्पनिक सिद्धांत है तो क्या अनुनादी संरचनाओं में दाब, ताप या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव लगेगा क्या? नहीं। ना प्रेशर ना टेम्परेचर, किसी से, अबे थॉट है यार, काल्पनिक है, सपना है। सपने में कौन सा दाब, कौन सा ताप, कौन सी बारिश, क्या कुछ भी हो सकता है ना। कोई दाब ताप कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अनुनाद में यहां पे अगला पॉइंट लिखा हूं मैं, ये पॉइंट
को वापस डिस्कस करूंगा जब चला व्यवस्था पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चला व्यवस्था में यही अंतर है, वहां पे फर्क पड़ता है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। अनुनाद संरचनाओं में दाब, ताप इत्यादियों का कोई फर्क, बिल्कुल देसी भाषा में, ठीक है, जैसे अपन ने देसी में समझा वैसे अपन देसी में लिख रहे हैं। बात में आ रही है क्या? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुनाद संरचनाओं में दाब, ताप इत्यादि का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता बेटा? क्योंकि अनुनाद कैसा है, एक काल्पनिक सिद्धांत है। यहां तक आप फटाफट नोट डाउन करें सारा का सारा, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। हाँ तो भाई ये बात समझ में आ गई आपको? ये 10 पॉइंट लिखा है मैंने आपको, 10 के 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो अनुनाद की परिस्थितियों की बात करने जा रहे हैं कि अनुनाद कौन कौन सी कंडीशन में अनुनाद होगा, किस किस यौगिक में अनुनाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन हेडिंग लगाएंगे बेटा, हेडिंग क्या लगाएंगे? अनुनाद की परिस्थिति। क्या कंडीशन है, क्या किस कंडीशन में अनुनाद होगा? अगर वो कंडीशन यौगिक में मौजूद होगी तो ही अनुनाद होगा बेटा, अदरवाइज अनुनाद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सबसे पहली कंडीशन क्या है बेटा? सबसे पहली कंडीशन है यौगिक या यौगिक का हिस्सा जहां पर अनुनाद होना है, ठीक है, वो यौगिक का हिस्सा कैसा होना चाहिए बेटा? समतलीय होना चाहिए। और समतलीय चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? यौगिक या तो sp होना चाहिए या sp2 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? हर एक परमाणु यौगिक का sp या sp2 होना चाहिए, तभी जाके वो समतलीय होगा और उस हिस्से में अनुनाद संभव हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन अभी मैं लिखा दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? कि यौगिक या यौगिक का हिस्सा, यौगिक या यौगिक का भाग जहां तक अनुनाद संभव है वो कैसा होना चाहिए बेटा? वहां पर सारे के सारे पी कक्षक जो है वो समांतर होने चाहिए, समांतर पी कक्षक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए। और संयुग्मन क्या होता है थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले 2 पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने बेटा आपको? पहला पॉइंट मैंने आपको बोला कि यौगिक या यौगिक का भाग जहां अनुनाद संभव है वह समतलीय होना चाहिए। और समतलीय होने के लिए क्या है बेटा? परमाणुओं का संकरण sp या sp2 होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है बेटा अनुनाद की परिस्थिति का। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट भी यहीं पे लिख रहा हूं मैं, पहली लाइन तो वही की वही चिपका दूंगा। यौगिक या यौगिक का हिस्सा, यौगिक या फिर अणु बोल सकते हो आप, यौगिक या अणु, यौगिक या यौगिक का भाग जहां अनुनाद संभव है, वहां समांतर पी कक्षक होने चाहिए। समांतर पी कक्षक होने चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्लब कर रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स को क्लब करके मैं आपको बताता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो आओ यहां पर देखते हैं हम लोग कि कहना क्या चाह रहे हैं दोनों के पॉइंट। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहला एग्जांपल नंबर मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बताओ नाम क्या है इसका? नाम बताओ भाई। अरे 1 2 3 4 नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट, ब्यूट या ब्यूटा, ब्यूटा 1,3 डाई इन। बात समझ में आ रही है? और दूसरा एग्जांपल क्या है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 1 2 3, इसका नाम क्या है बेटा? प्रॉप या प्रोपा, प्रोपा 1,2 डाई इन। नाम वाम से लेना देना तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस हो
बार बार, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई IUPAC दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखूंगा तो मैंने बताया था एक पाइबंद आ रहा है तो इसका संकरण कैसा होगा, sp2, इसका भी कैसा होगा sp, इसका sp2। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इसका संकरण कैसा होगा sp2, इसका संकरण कैसा होगा sp, और इसका संकरण कैसा होगा बेटा sp2। यानी कि हर परमाणु का संकरण sp sp2 आ रहा है, हर कार्बन का संकरण sp sp2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये समतलीय तो है, समतलीय। अब हमें दूसरी कंडीशन देखनी है, क्या यहाँ पर यौगिक के पी कक्षक समांतर है, अगर कक्षक भी समांतर आ गए, पी कक्षक भी समांतर आ गए तो अनुनाद हो जाएगा, अदरवाइज अनुनाद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले वाले के लिए मैं उस तरफ बना रहा हूं, देखना आप ध्यान से। अगर मैं ब्यूटा 1,3 डाइन के लिए इस संरचना को बिल्कुल ऐसे खोल के बना दिया जाए सारे पी कक्षक, तो sp2 है, यानी कि इसका एक पी कक्षक ऐसा होगा। और आपको पता है पाइबंद जो बनता है वो पाइबंद कैसे बनता है, समांतर पी कक्षकों के बीच में बनता है। और वहां पे ये जो दिख रहा है आपको पाइबंद, ये पहला पाइबंद, ठीक है। ये पाइबंद कैसे बना होगा बेटा, समांतर पी कक्षकों के कारण बना होगा। तो यहाँ पे ये px के बीच में जो है अति व्यापन के कारण पाइबंद बना होगा। अब इस कार्बन पे देखते हैं, इस कार्बन पे भी यहाँ पर पाइबंद बना हुआ है इन दोनों कार्बन के बीच में, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा px। आपको पता है कि किसी भी कार्बन के पास 3 तरह के पी होते हैं, px, py, pz, ठीक है। तो इस कार्बन का px इस्तेमाल किया, इस कार्बन का px इस्तेमाल किया, तब जाके इन दोनों के बीच में पाइबंद बनेगा। बात समझ में आती है? अब इन दोनों के बीच में पाइबंद बनाना है तो ये कार्बन तो अलग है, तो मेरी मर्जी में px लूं, py लूं, pz लूं, मैंने px लेके बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये सारे के सारे पी कक्षक समांतर हो गए कि नहीं हो गए? क्या ये सारे के सारे पी कक्षक समांतर हो गए बेटा? और अगर सारे पी कक्षक यहाँ पे समांतर हो गए हैं तो बताओ ये समतलीय था क्या? ये समतलीय था क्या? बताओ, ये समतलीय था। सारे के सारे sp2 आ रहे थे। क्या यहाँ पे पी कक्षक समांतर आ रहे? समांतर आ रहे, तो क्या यहाँ पे अनुनाद संभव है बेटा? यहाँ पे अनुनाद संभव है। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे अनुनाद संभव है। यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। ये पी कक्षक और ये पी कक्षक, सारे पी कक्षक कैसे आ रहे हैं बेटा? एक दूसरे के समांतर आ रहे हैं। जबकि मैं यहीं पे अगर मैं प्रोपा 1,2 डाइन की संरचना बनाऊं तो प्रोपा 1,2 डाइन में देखना बेटा क्या फर्क आ रहा है। यहां पर ये जो पी कक्षक है, सबसे पहले मैंने इन दोनों कार्बन के बीच में के पी कक्षकों के समांतर का पाइबंद बना लिया। तो ये बेटा कौन किस किस के बीच में बनाया मैंने? px और px के बीच में पाइबंद बना लिया। अब इस कार्बन का अगर px इस्तेमाल हो रहा है तो अगर इसको इस कार्बन के साथ पाइबंद बनाना है तो ये px तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि px तो ऑलरेडी इसके साथ इस्तेमाल कर चुका है। तो या तो इसको py इस्तेमाल करना पड़ेगा या pz इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो एक के साथ ही अतिव्यापन हो सकता है। तो बेटा इसने कौन सा इस्तेमाल किया? py। बात समझ में ही आपको? क्योंकि इस कार्बन का px ऑलरेडी इसके साथ पाइबंद बना रहा था, इसलिए इस कार्बन का px इस कार्बन के px के साथ नहीं बना सकता था। तो इस कार्बन के py को इस्तेमाल करना पड़ा या फिर pz को इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि इस p कक्षक के समांतर नहीं है, क्या है? लंबवत है। तो बताओ यहां पर ये यौगिक था तो समतलीय, सारे कार्बन का sp2 या sp संकरण आ रहा था, लेकिन क्या यहां पे पी कक्षक समांतर आ रहे हैं? नहीं, यहां पे पी कक्षक समांतर नहीं आ रहे। और अगर पी कक्षक समांतर नहीं आ रहे तो बेटा यहां पे अनुनाद नहीं होगा। यहां पी कक्षक समांतर नहीं आ रहे इसलिए अनुनाद नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? तो प्रोपा 1,2 डाइन में अनुनाद नहीं होगा, 1,3 डाइन में अनुनाद होगा, क्योंकि यहाँ पे पी कक्षक भी समांतर है और ये समतलीय भी है। बात समझ में आई? यहां तक नोट डाउन करो आप। हाँ भाई, ये दोनों परिस्थितियां कह रहे हैं आपको। पहली परिस्थिति क्या थी बेटा? कि समतलीय होना चाहिए। दूसरी परिस्थिति क्या? पी कक्षक समांतर होना चाहिए। नेक्स्ट परिस्थिति की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट परिस्थिति है, इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वो परिस्थिति क्या है बेटा? संयुग्मन। यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए। तीसरी बात, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होती है बेटा संयुग्मन, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन।
और कॉन्जुगेशन यौगिक में होना आवश्यक है, तभी जाके अनुनाद वनुनाद की बात होगी, अदरवाइज अनुनाद की बात नहीं होगी। यौगिक में संयुग्मन होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। संयुग्मन क्या है? यौगिक में संयुग्मन अब ये संयुग्मन क्या बोला है? तो संयुग्मन क्या होता है? पे अनुनाद हो रहा है वहां पे इस तरह के केसेस बनने चाहिए, एक छोड़ के पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा ऋणायन, पाई सिग्मा लोन पेयर, ऋणायन सिग्मा धनायन, ऋणायन सिग्मा रिक्त पी या डी कक्षक, और क्या हो सकते हैं? पाई सिग्मा मुक्त मूलक, पाई पाई पाई। सर अभी तो आप बोल रहे थे एक छोड़ के भैया पाई सिग्मा पाई एक छोड़ के देखो, अल्टरनेट पोजीशन पे एकांतरिक रूप से पाई सिग्मा पाई, ये क्या है? संयुग्मन। पाई सिग्मा धनायन, ये क्या है? संयुग्मन। पाई सिग्मा ऋणायन, ये क्या है? संयुग्मन। पाई सिग्मा लोन पेयर, ये क्या है? संयुग्मन। ऋणायन सिग्मा धनायन, ये क्या है? संयुग्मन। ऋणायन सिग्मा रिक्त पी या डी कक्षक, ये क्या है? संयुग्मन। पाई सिग्मा मुक्त मूलक, ये भी क्या है? संयुग्मन। सर पाई 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 कैसे संयुग्मन है? अरे भाई ये वाला पाई और ये वाला पाई तो संयुग्मन में है, बीच वाले से हमें कोई लेना देना ही है। ये वाला पाई और ये वाला पाई संयुग्मन में, और मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा ये वाली बात कि ये वाला पाई और वाला पाई कैसे संयुग्मन में है। ये सारे के सारे केसेस क्या है बेटा? संयुग्मन के। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं जिसमें आपको पहचानना खुद से, ऐसे केसेस ढूंढने जिसमें एकांतिक रूप से ये वाले केस आ रहे हो जिसमें संयुग्मन होगा। आपको पहचानना है कि कौन से यौगिक में संयुग्मन है और कौन से यौगिक में संयुग्मन नहीं है, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में कौन से यौगिक संयुग्मित है, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको पहचानना है। एक छोड़ के एक आना चाहिए बेटा, जरूरी नहीं है पूरे यौगिक में है, हो सकता है यौगिक का कोई भाग हो जिसमें ही संयुग्मन मौजूद हो। जब तक मैं इधर वाले सवाल लिख रहा हूँ आपके इधर वाले सवाल हो जाने चाहिए, ठीक है ना। सिंपल है, राइट और रॉन्ग लगाना है, या तो संयुग्मन है या तो नहीं है, सिंपल सा है। क्वेश्चन फटाफट से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। हाँ भाई, आपको बताना है किन किन यौगिकों में संयुग्मन है और किन यौगिकों में नहीं है। तो पहला वाला देखो, पाई सिग्मा पाई, क्या इसमें संयुग्मन है? हाँ। पाई सिग्मा सिग्मा पाई, नहीं इसमें संयुग्मन नहीं है, और इसमें संयुग्मन नहीं है तो बेटा इसमें अनुनाद भी संभव नहीं है। बीच में वैसे भी एक sp3 वाला कार्बन आ गया तो संयुग्मन तो होना ही नहीं था। पाई सिग्मा पॉजिटिव, अरे भाई यहां से यहां तक तो संयुग्मन है,
आगे नहीं है तो क्या हुआ, मैंने तो बोला ही था यौगिक या यौगिक का भाग जहां तक मौजूद हो वहां तक देख लो, तो यहाँ पे संयुग्मन है। पाई सिग्मा ऋण आयन, यहाँ पर भी संयुग्मन है। यहाँ क्या है बेटा, पाई सिग्मा सिग्मा ऋण आयन, यहाँ संयुग्मन नहीं है। पाई सिग्मा सिग्मा मुक्त मूलक, यहाँ पर भी संयुग्मन नहीं है। पाई सिग्मा मुक्त मूलक, यहाँ से यहाँ तक तो है, तो इसमें संयुग्मन है। पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा पाई, पूर्ण रूप से देखो पाई सिग्मा धनायन, इसमें भी संयुग्मन है। बात समझ में आ रही है, एक छोड़ के एक चीजें आ रही है। फिर यहाँ पे देखो, इधर वाले ट्राई किया आपने, इधर वाले ट्राई करो, इधर वाले ट्राई करो। तब तक मैं इधर और सवाल लिख देता हूं, आप उधर वाले ट्राई करते रहो। हाँ भाई, इधर वाले ट्राई किए। पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा धनायन, क्या इसमें संयुग्मन मौजूद है बेटा? बिल्कुल संयुग्मन मौजूद है। यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई, सब बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर पाई सिग्मा पाई यहाँ तक तो संयुग्मन है ही सी। भैया ये बोरोन है, बोरोन के पास क्या होता है, रिक्त कक्षक। बोरोन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो बेटा क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। बोरोन का 1s2 2s2 2p1, तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और 2p1 में मैं लिखूं तो 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसका मैं एक्साइटेड स्टेट में बनाऊंगा तो एक्साइटेड स्टेट में कैसा बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन s में और 2 इलेक्ट्रॉन p में। एक रिक्त p कक्षक है बेटा, यहाँ पे रिक्त p कक्षक है और रिक्त p कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। मैंने लिखा था पाई सिग्मा रिक्त p कक्षक धनायन, लिखा था धनायन और रिक्त p कक्षक एक ही बात है, तो ये वाला भी होगा। पाई सिग्मा लोन पेयर, ये भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पाई सिग्मा धनायन, कितने बच्चों ने इस पर राइट लगाया, पाई सिग्मा धनायन, ये वाला बेटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन है, ऑलरेडी 4 बंध बने हुए हैं, इसका अष्टक पूर्ण है, ये अब और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। और हमने अनुनाद में क्या पढ़ा है बेटा, अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन उचक के दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन अपना अष्टक, नाइट्रोजन का अष्टक कैसा बेटा, नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण है, ये और इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में नहीं ले सकता, तो अनुनाद होगा क्या, संयुग्मन होगा क्या? नहीं, इस केस में संयुग्मन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑलरेडी 4 बंध पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऑलरेडी 4 बंध हो चुके हैं बेटा, तो इसका भी अष्टक पूर्ण है, यहाँ पर भी संयुग्मन नहीं होगा। सर यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन के हो चुके हैं, फिर आपने राइट क्यों लगा, अभी लगा राइट, अभी लगा राइट लगाया, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पूरे हो चुके हैं, तो फिर यहाँ पे राइट क्यों लगा? अरे भाई इसमें तो है पाई सिग्मा पाई, इसमें तो है, इसके अंदर तो संयुग्मन मौजूद है, उसके साथ नहीं हो रहा तो क्या हुआ? अरे यौगिक का कुछ हिस्से में तो संयुग्मन है, उसको तो काउंट करूंगा, 14 में भी होगा। ये वाले ट्राई करो बेटा, 15 16 17 18, 4 सवाल ट्राई करो, चलो। हाँ भाई, यहाँ पे देखो ये बोरोन के पास रिक्त पी कक्षक है बेटा, तो पाई सिग्मा रिक्त पी कक्षक, जैसे मैंने आपको लिखा था ऋणायन सिग्मा रिक्त पी या डी कक्षक, वैसे पाई सिग्मा रिक्त पी कक्षक, रिक्त पी कक्षक बिल्कुल धनायन की तरह व्यवहार करता है, तो पाई सिग्मा रिक्त पी कक्षक में भी क्या होगा बेटा, संयुग्मन होगा। बात समझ में आ रही है आपको? पाई सिग्मा रिक्त पी कक्षक में भी संयुग्मन होगा। पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, संयुग्मन आ रहा है, एक छोड़ के एक चीजें आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी संयुग्मन मौजूद है। यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, क्या ये दोनों पाई बंध जो हैं, ये दोनों कैसे समांतर हैं, एक दूसरे के लंबवत है? ये एक दूसरे के लंबवत है बेटा। यहाँ पे पाई और पाई कंटिन्यू आ रहे हैं, एक छोड़ के एक नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर ये पीएक्स के बीच में पाई बंध था, तो यहाँ पर ये जो पाई बंध है इसके बीच में बेटा, बीच में यहाँ पर पाई बंध है, तो क्या ये पी कक्षक समांतर है? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये संयुग्मित
नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं बेटा, ये पी एक्स के बीच में पाइबंद बन, तो ये वाला पाइबंद किसके बीच में बन रहा होगा? पी वाई के बीच में पाइबंद बन रहा होगा। अब इसका पी वाई इस्तेमाल हुआ है, इसका पी एक्स तो पड़ा हुआ है, बात को समझना। यहाँ पे इसका पी एक्स इस्तेमाल हुआ था, तो इसका हम पी एक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे इस कार्बन के साथ, तो हमने पी वाई इस्तेमाल कर लिया था। तो इसका पी वाई और इसके पी वाई के बीच में पाइबंद बन गया। बात समझ में आ रही है? अब इसका पी वाई इस्तेमाल किया तो इसका पी एक्स तो पड़ा ही हुआ है अभी। तो अब की बार जो हम यहाँ पे इस पाइबंद को बनाने में इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेंगे? इसका पी एक्स और इसका पी एक्स, तो ये दोनों पी एक्स वाले और ये दोनों पी एक्स वाले एक दूसरे के क्या हो गए? समांतर। यानी कि ये पाई और ये पाई कैसे हो गए बेटा? संयुग्मित हो गए। तो यहाँ पर संयुग्मन है। संयुग्मन क्या है? सिंपल है, पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा ऋणायन, पाई सिग्मा लोन पेयर, एक छोड़ के एक अगर ये चीजें आ रही हैं तो बताओ संयुग्मन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आज अपन ने जो सीखा वो क्या सीखा कि अनुनाद क्या होता है, ठीक है ना। अनुनाद किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक के लिए थैंक यू और एनसीईआरटी पढ़ते रहें।